नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। इस बीमारी में हमारी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में सूजन हो जाती है। आइए सबसे पहले समझें कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज क्या है। अग्नाशय हमारे पेट में एक छोटा अंग होता है। इसके दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे पहला, ये पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। दूसरा, ये इंसुलिन बनाता है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे पेनक्रिएटाइटिस क्या है। जब अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में किसी भी कारण से सूजन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। अब हम जानेंगे पेनक्रिएटाइटिस के कारण। पेनक्रिएटाइटिस का सबसे पहला जो कारण रहता है वो है गॉलस्टोन्स यानी कि पित्ताशय की थैली में पथरी। जब पित्ताशय के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पथरियां मौजूद होती हैं तब रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये पथरियां पित्ताशय से निकलकर पित्त की नली से होते हुए एम्पुला में अटक जाती हैं। इसकी वजह से पेनक्रियाज के जो सीक्रेशंस हैं वो बंद हो जाते हैं और पेनक्रियाज पे सूजन आ जाती है। पेनक्रिएटाइटिस का दूसरा जो कारण है वो है एल्कोहल यानी शराब का सेवन। NIH ने 2023 में एक स्टडी की थी। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 पैक शराब यानी 80 ग्राम एल्कोहल पर डे 5 साल तक लेता है तो उसमें पेनक्रिएटाइटिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एल्कोहल की ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये व्यक्ति की जेनेटिक्स, स्मोकिंग हैबिट्स और हाई फैट डाइट इंटेक पर निर्भर करता है। हैवी स्मोकर्स यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, अगर एक महीने में 400 ग्राम से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस होने का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। पेनक्रिएटाइटिस का तीसरा कारण है वो है हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है तो पेनक्रिएटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको 3 कॉमन कारण हैं पेनक्रिएटाइटिस के बता दिए। पेनक्रिएटाइटिस के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे हाइपर कैल्सीमिया। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रिएटाइटिस डेवलप हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे एजाथायोपिरिन, वेलप्रिक एसिड या थाइजाइड डाययूरेटिक्स ये भी पेनक्रिएटाइटिस कर देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेट में चोट लग जाए यानी कि ट्रॉमा हो जाए, स्पेशली अपर एब्डोमेन में, तो भी पेनक्रिएटाइटिस होने का खतरा होता है। एक प्रोसीजर होता है ERCP, इसके बाद में भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। ERCP प्रोसीजर जो पित्त की नली में पथरी होती है यानी कि बाइल डक्ट में जब स्टोन होते हैं तो उनको निकालने के लिए किया जाता है एंडोस्कोपी से। उसके बाद में भी पेनक्रिएटाइटिस का खतरा होता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे मम्स या HIV, इनमें भी पेनक्रिएटाइटिस होने का खतरा रहता है। ऑटोइम्यून या जेनेटिक्स कॉज भी पेनक्रिएटाइटिस डेवलप होने में कारण होते हैं। और लास्ट में जो कारण है वो है इडियोपैथिक, यानी कि सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बावजूद में भी कारण का पता नहीं लग पाता, तो इसको अपन इडियोपैथिक बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे पेनक्रिएटाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। पेनक्रिएटाइटिस के केस में पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द बहुत ही असहनीय होता है जो पीठ की तरफ भी जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी होती हैं और ये उल्टियाँ बार बार होती हैं। पेशेंट को बुखार आता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और पेशेंट का पेट टाइट हो जाता है और उस पर सूजन आ जाती है। पेनक्रिएटाइटिस 2 प्रकार का होता है। पहला एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और दूसरा क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में जो सिम्टम होते हैं वो अचानक स्टार्ट होते हैं। सीवियरिटी के आधार पर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइल्ड एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, दूसरा मॉडरेट एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और तीसरा सीवियर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। ये जो माइल्ड एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस होता है उसमें सिम्टम बहुत हल्के होते हैं और पेशेंट 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। मॉडरेट एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में सिम्टम जो है माइल्ड के कंपेयर टू थोड़े ज़्यादा होते हैं और उसमें ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और सीवियर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के केस में पेशेंट की जान को बहुत खतरा होता है, क्योंकि ऐसे केस में पेशेंट के जो ऑर्गन होते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो जो सीवियर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब हम जानेंगे पेनक्रिएटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन यानी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है और सूजन बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद में भी वो इलाज नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में पेनक्रियाज में नेक्रोसिस हो जाता है यानी कि पेनक्रियाज सड़ जाता है। दूसरा, फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस की तकलीफ होने लगती है। तीसरा, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे लिवर के फेलियर और किडनी फेलियर की संभावना इसमें बढ़ जाती है और पेशेंट मोड्स में चला जाता है यानी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला जाता है। अब हम जानेंगे पेनक्रिएटाइटिस के केस में मोर्टेलिटी कितनी होती है। देखिए, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है तो मोर्टेलिटी होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1%। बट यदि किसी पेशेंट को सीवियर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, नेक्रोसिस है, तो ऐसे केस में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा रहती है,
15 से 30% यानी 15 to 30% केस में मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है। सेकंड नंबर का पेनक्रियाटाइटिस होता है वो है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस लंबे समय तक रहता है और ये बार बार हो सकता है। इसमें धीरे धीरे पेनक्रियाज खराब हो जाता है, पाचन खराब होता है, बार बार दर्द रहता है और मरीज को डायबिटीज हो जाती है। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के केस में पेनक्रियाज का कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर मरीज शराब पीता रहे और इलाज न करवाए तो हालात और बिगड़ जाती है। आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे पेनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट। देखिए, पेनक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है ताकि डॉक्टर उसके वाइटल्स की अच्छे से निगरानी कर सकें। अगर माइल्ड केस है तो वार्ड में भर्ती किया जाता है और अगर सीवियर केस है तो आईसीयू में भर्ती करके इलाज किया जाता है। पेनक्रियाटाइटिस में फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नसों के माध्यम से आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। यह इलाज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। शुरुआत में मरीज को खाने पीने से मना किया जाता है यानी एनपीओ रखा जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दिया जाता है। जब दर्द कम हो जाता है तो धीरे धीरे लिक्विड डाइट और फिर उसके बाद में हल्का खाना शुरू करवाया जाता है। पेनक्रियाटाइटिस के केस में मरीज को बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी दी जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में पेनक्रियाटाइटिस होने के पीछे क्या कारण है उसका पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को पित्ताशय की थैली में पथरी है या पित्त की नली में पथरी यानी सीबीडी में स्टोन है तो उसका इलाज किया जाता है, जैसे ईआरसीपी या ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जाता है। अगर शराब यानी एल्कोहल पीने की वजह से हुआ है तो पेशेंट को एल्कोहल लेने से मना किया जाता है। अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने से हुआ है तो उसका भी इलाज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस में नेक्रोसिस हो गया है यानी पेनक्रियाटाइटिस सड़ गया है या फिर उसमें पस बन गया यानी पेनक्रियाटिक एब्सेस बन गया है तो ऐसे केस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे पेनक्रियाटाइटिस से कैसे बचाव किया जाए। तो पेनक्रियाटाइटिस के बचाव के लिए आपको शराब और स्मोकिंग का सेवन बंद करना होगा। अगर आपको पित्ताशय की थैली में पथरी है यानी जो मल्टीपल स्मॉल स्टोन होते हैं यानी कि छोटे छोटे साइज के स्टोन होते हैं, अगर ऐसे स्टोन पित्ताशय के अंदर हैं तो उसका इलाज समय पर आप करवाएं। आप स्वस्थ आहार लें जिसमें फल, सब्जियां और कम फैट वाले पदार्थ शामिल हों। आपको नियमित व्यायाम करना है। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पेनक्रियाटाइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज और स्वस्थ जीवन शैली से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको या किसी जानने वाले को इसके आपको लक्षण दिखें तो आप देर न करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।